योजना आयोग के बारे में उपलब्धियां पढ़े ना, उपलब्धियां, कम से कम हाँ तो बोलिए। सीमाएं पढ़े, त्रुटियां क्या थी कि, और इन त्रुटियों और सीमाओं के मद्देनजर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग की संरचना पढ़ लिए ना, नीति आयोग की भूमिका, उद्देश्य, ठीक है, और नीति आयोग के साथ समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, इसकी कार्यशैली पर क्या सवाल उठ रहे हैं, उसके बारे में भी पढ़ लिए, और उसका समाधान क्या होना चाहिए ये भी पढ़ लिए। अब योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर, ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर पढ़ेंगे हम लोग। एक डायग्राम है जो बोर्ड पर आप लोगों को दिखेगा, दिख रहा है? योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है, थोड़ा सा ये पढ़ाने से पहले हम ब्रीफ में योजना आयोग, जब से योजना आयोग का गठन हुआ तब से लेकर आज तक की कहानी कह देते हैं, ताकि वो दिमाग में सारा कुछ आ जाएगा, सारी हिस्ट्री आ जाएगी, एक रिव्यू हो जाएगा, समीक्षा कर देते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, उस समय पूरी दुनिया में दो तरह के मॉडल थे, विकास के मॉडल, पूंजीवादी मॉडल और साम्यवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल में क्या था, निजी क्षेत्र का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? निजी क्षेत्र का। और साम्यवादी मॉडल में सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र का वर्चस्व था। हमारे सामने दोनों मॉडल थे, दोनों की कमियां थी और दोनों की खूबियां भी थी, लेकिन दोनों ही हमारे देश में लागू नहीं किया जा सकता था, ना तो पूरी तरह पूंजीवादी पद्धति और ना ही पूरी तरह साम्यवादी पद्धति, ठीक है। अगर पूरी तरह पूंजीवादी पद्धति हमारे यहाँ लागू किया जाता तो निजी क्षेत्र का वर्चस्व होता ना, लेकिन निजी क्षेत्र हमारा उतना सशक्त और मजबूत नहीं था। दूसरी बात, भारत जब आजाद हुआ तो बहुत सारी समस्याएं थी, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, आधारभूत संरचना की समस्या, आधारभूत उद्योग की समस्या, और निजी क्षेत्र काफी कमजोर था, तो इन समस्याओं का समाधान वह नहीं कर सकता था, ठीक है। ऐसे क्षेत्र में निजी क्षेत्र रुचि नहीं लेता जिसका गेस्टेशन पीरियड या जिसका रिटर्न बहुत देर के बाद मिले। तो सार्वजनिक क्षेत्र को भी बनाए रखना जरूरी था। अच्छा, केवल सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र पर आधारित साम्यवादी पद्धति को लागू करना भी उचित नहीं था, ठीक नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि सरकार भी तो उतनी सशक्त नहीं थी आर्थिक रूप से कि हर चीज जनता की हर जरूरतों को पूरा कर देती। तो हम लोगों ने क्या किया, मिश्रित इकोनॉमी, जिसमें निजी क्षेत्र को भी रहने दिया गया और सरकारी क्षेत्र को भी, लेकिन नेतृत्व दिया गया सरकारी क्षेत्र को, और निजी क्षेत्र को उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित उद्योगों और भी उद्योगों के लिए छोड़ दिया गया। नेतृत्व किसको दिया गया विकास का? सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र को, लेकिन निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व बनाए रखा गया। इसको कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहा गया? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था ये क्या हो गया? ना तो पूंजीवाद ना साम्यवाद, मध्य मार्ग। क्या हो गया? मध्य मार्ग। हमारे यहाँ मध्य मार्ग पर ज्यादा जोर दिया गया है। बुद्ध ने कहा था बिना के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत पैदा न कर सके, यानी मध्य मार्ग अपनाओ। तो साम्यवाद में क्या था? अर्थव्यवस्था पर, हर चीज पर किसकी पकड़? सरकार की पकड़। तो क्या हुआ? सोवियत रूस का विखंडन हो गया, ठीक है। चाइना ने साम्यवादी पद्धति को छोड़ दिया। राजनीतिक क्षेत्र में वहां साम्यवाद है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद से भी आगे बढ़ गया है, पूरी तरह पूंजीवादी मॉडल को अपना लिया है चाइना ने, ठीक है। तो हमारे यहाँ मध्य मार्ग को अपनाया गया, सार्वजनिक क्षेत्र भी और निजी क्षेत्र भी।
नेतृत्व किसको दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र को, सरकार को देश का विकास करना था। ठीक है, क्योंकि निजी क्षेत्र सड़क में, रेलवे में, बंदरगाह में या शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छ पेयजल में, सिंचाई में, सब कुछ में निजी क्षेत्र रुचि नहीं लेता। बिजली में, इसमें सरकार को आगे आना था। आधारभूत उद्योग, आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए सरकार को आगे आना था। सरकार आगे आई और हमारी सरकार ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास का मॉडल अपनाया, सोवियत रूस से प्रभावित होकर। सोवियत रूस की पद्धति को हूबहू लागू नहीं किया, लेकिन उसके योजनाबद्ध आर्थिक विकास का जो मॉडल था उसने हमें प्रभावित किया, हमारे अनुकूल लगा और हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास का मॉडल लागू किया। और उसी के तहत 15 मार्च 1950 को क्या हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ और योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाने लगी और 11 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, 12वीं पंचवर्षीय योजना भी बनी। अब योजनाएं जो बनती रही तो योजना आयोग के बहुत सारे उद्देश्य जो थे वे पूरे हुए भी और बहुत सारे उद्देश्य नहीं भी पूरे हुए। ठीक है, लेकिन योजना आयोग की जगह नीति आयोग का बाद में गठन कर दिया गया और कहा गया कि योजना आयोग अप्रासंगिक हो गया है। अप्रासंगिक कैसे हो गया योजना आयोग? शुरुआती दौर में योजना आयोग ने सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना, आधारभूत उद्योगों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सामाजिक आर्थिक जो लक्ष्य थे उसको प्राप्त करने में अच्छी भूमिका योजना आयोग की रही। ऐसी बात नहीं है कि योजना आयोग की भूमिका नहीं रही। और उस समय योजना आयोग ही प्रासंगिक थी, योजना आयोग उस समय प्रासंगिक था। ठीक है, अब नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन उस समय प्रासंगिक था। पूरे देश को एकजुट करने के लिए एक संस्था चाहिए थी जो पूरे देश के बारे में सोचे, क्योंकि हमारे देश में असंतुलन था। कोई क्षेत्र काफी विकसित था, कोई क्षेत्र काफी अविकसित। तो विकसित अविकसित के बीच समानता और संतुलन लाने के लिए कोई एक संस्था चाहिए था ना, जो सार्वजनिक क्षेत्र, आधारभूत उद्योग, आधारभूत क्षेत्र के विकास में भी रुचि लेता। तो योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की काफी उपलब्धियां रही, आप लोग पढ़े ही, उपलब्धियां पढ़े ना। योजना आयोग के काल में ही बहुत सारे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेल, गेल, आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ठीक है, बहुत सारी महारत्न और नवरत्न कंपनियों की आधारशिला कब रखी गई? योजना आयोग के काल में ही। और आज जो हमारा विकास, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन नवरत्न महारत्न कंपनियों की जिनकी आधारशिला योजना आयोग के काल में ही रखी गई थी। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में भी जीवन प्रत्याशा बढ़ा। जब हमारा देश आजाद हुआ उसमें 32, लेकिन योजना आयोग जब जा रहा था, उसकी विदाई हो रही थी 2015 में, तब 64+ हो गया। नहीं तो विकास हुआ ना, साक्षरता भी बढ़ी, रेलवे लाइन का विस्तार भी हुआ, ठीक है, विमानन कंपनियों का भी विस्तार हुआ। तो ऐसी बात नहीं थी कि योजना आयोग की उपलब्धियां नहीं रही, उपलब्धियां रही आधारभूत संरचना में, आधारभूत उद्योग में, सामाजिक आधारभूत उद्योग संरचना में, ठीक है, सोसाइटी में और इकोनॉमी में, दोनों में के डेवलपमेंट में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन योजना आयोग क्या करता था? योजनाएं बनाता था और पूरे देश में लागू किया जाता था। तो योजना आयोग योजना बनाता था और लागू करता था पूरे देश में। और योजना आयोग जब योजना बना रहा होता था उस समय राज्यों की भूमिका उसमें बहुत कम थी, न के बराबर। राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, ठीक है, न के बराबर। तो मुख्यमंत्रियों की भूमिका कब होती थी? योजना जब बन जाती थी तो एनडीसी की बैठक होती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती थी। उसमें सभी मुख्यमंत्री आते थे और योजना को स्वीकृति देते थे। तो जब बन गई योजना तब जाके स्वीकृति दी जा रही है, यानी स्वीकृति के स्तर पर राज्यों की सहमति केंद्र चाहता था। और राज्यों के मुख्यमंत्री जो आते थे वो अधिकांश कांग्रेस के होते थे। और दिल्ली में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध कौन ऐसा मुख्यमंत्री था जो एनडीसी की बैठक में कमेंट करता या उठाता, विरोध करता? ठीक है,
आला कमान ने जो तैयार किया योजना, उनके नेतृत्व में जो भी तैयार हुआ वो सभी को स्वीकार्य हो जाता था। यानी टॉप डाउन अप्रोच था। कैसा अप्रोच था? टॉप डाउन। योजना आयोग सुपर कैबिनेट की तरह काम करती थी, समानांतर सरकार। योजना आयोग जो योजना बनाती थी उसको जो लागू करता था उसी को धन आवंटित किया जाता था। यानी वित्त आयोग के कार्य में भी योजना आयोग हस्तक्षेप करते थे। फंड आवंटन में योजना आयोग की भूमिका, नीति निर्माण में योजना आयोग की भूमिका। यानी योजना आयोग क्या केंद्रीकरण का प्रतीक था। क्या था? केंद्रीकरण का प्रतीक। ठीक है, तो उस समय तो ठीक था, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार। तो योजना आयोग जो योजना बनाती थी उसके विरोध में आवाज उठती नहीं थी, उठती भी तो दबा दी जाती थी। क्लियर है? हाँ, समीक्षा हम कर रहे, समझ में आ रही बात? तो दबा दी जाती थी। तो लेकिन योजना आयोग योजना कहाँ बनाती थी? दिल्ली में। अब दिल्ली में बैठकर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप योजना बनाता है, उसको क्या पता लद्दाख में क्या जरूरत है, जैसलमेर में क्या जरूरत है, पोरबंदर में क्या चाहिए, सिलचर में क्या चाहिए, कोहिमा में क्या चाहिए, पटना में क्या चाहिए। ठीक है, वो योजना आयोग की कार्यशैली कैसी थी? वन साइज फिट्स ऑल। एक साइज का शर्ट सबको पहनना है, जो तैयार कर दिया, किसी को विरोध नहीं करना है, विरोध करने वाला कोई था ही नहीं। तो योजना आयोग वन साइज फिट्स ऑल के तर्ज पर कार्य करती थी। परिणाम क्या होता था कि योजना आयोग जो लक्ष्य तय करता था वो पूरा नहीं होता था, क्योंकि हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को ही पता होगा कि उस राज्य का विकास कैसे होगा, और सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र के बारे में तो उस क्षेत्र के लोगों, उस क्षेत्र के मुखिया, सरपंच, मेयर, शहर है अगर तो वहां के मेयर, पार्षद, उसको ना पता होगा कि हमारे शहर का विकास कैसे होगा, क्या हमारे शहर में कि क्या शहर में किस चीज की जरूरत है। तो अलग अलग राज्यों के सीएम की भूमिका योजना आयोग में होती ही नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, योजना आयोग की कार्यशैली पर त्रुटियां उठने लगी। आप कहिएगा सर त्रुटियां क्यों उठने लगी? क्योंकि 60 के दशक में गैर कांग्रेसी सरकारें राज्यों में बनने लगी। यह प्रवृत्ति 90 के दशक में बहुत ज्यादा हो गया और अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, और गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी तो वहां के सीएम को योजना आयोग से कोई मोह माया नहीं था। कांग्रेस वालों को था ना कि नेहरू जी की विरासत है, गैर कांग्रेसी सीएम को योजना आयोग से कोई मोह नहीं था, उसको तो अपने राज्य का विकास सही था, विकास होगा तभी वोट्स मिलेगा। क्लियर है? तब एनडीसी के बैठक में पक्षपात का आरोप लगने लगा। योजना आयोग और केंद्र सरकार राज्यों के साथ पक्षपात भी करती थी, गैर कांग्रेसी सरकारों के साथ केंद्र की कांग्रेस सरकार पक्षपात करती थी। ठीक है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोलते थे हमें वोट दीजिए हम मुट्ठी खोल देंगे। राहुल गांधी भी एक बार कहा था मुट्ठी खोल देंगे, मतलब क्या हुआ? हमारे हाथ में पैसा है, वोट दीजिएगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। समझ में आई बात? तो गैर कांग्रेसी सीएम मुख्यमंत्री को ज्यादा ये अखरने लगा, ज्यादा ये असहमति या भेदभाव लगने लगा और वे सवाल उठाने लगे। मुलायम सिंह हो, मायावती हो, लालू यादव हो, नरेंद्र मोदी हो, उस समय सीएम थे, सभी को लगने लगा कि हमारे राज्य को क्या चाहिए वो ना हमको दे दिए, आप वहां बैठ के बना देते हैं, आप जो देते हैं वही हम यहाँ लागू कर दें। जैसे एक योजना आयोग के एक सदस्य को ये सपने में आया कि हर एक प्रखंड को 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, करोड़ रुपया दे दिया जाए तो पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये राजस्थान के लिए तो ठीक था, शुष्क प्रदेश के लिए ठीक था, आज जहां पानी ही पानी है वहां क्या नहीं ना। तो वहां पर रहकर कहीं पर मान लीजिए बिजली की किल्लत है तो वहां बिजली चाहिए ना, और कहीं पर पानी की किल्लत है, बिजली है तो वहां पानी चाहिए। तो इस तरह, और योजना आयोग क्या करता था? काल्पनिक परिस्थितियों में कार्य करता था। अब संसद के कैंटीन में 25-30 रुपए में लोग भरपेट खाते थे सांसद, तो योजना आयोग का सदस्य समझता था कि 25-30 रुपया में एक परिवार खा लेगा, उससे ज्यादा जो कमाता है वो गरीब नहीं है। मतलब अगर 31 रुपया आप कमाते हैं तो गरीब नहीं है।
ठीक है, 25-30 रुपया से कम अगर है तब क्या है, बीपीएल, और उससे ऊपर एपीएल हो गया, एवं पॉवर्टी लाइन। तो काल्पनिक परिस्थितियों में काम करता था योजना आयोग। योजना आयोग के सदस्य घूमते तो नहीं थे, पूरे देश घूमते थे, राज्यों का सीएम घूमता है ना, विधायक ना घूमता है सब जगह, क्लियर है। तो योजना आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी सरकारें, सीएम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सवाल उठाने लगे ना। और दूसरी बात क्या हुई, एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ, अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी, ये राजनीतिक परिवर्तन। आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ वो समझिए। एक छोटी सी बात बताते हैं, बच्चा अगर छोटा होता है, जिस हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी इकोनॉमी शिशु की तरह थी। उस समय सरकार, माई बाप, बच्चा जब छोटा हो उस समय बच्चे को माँ बाप चम्मच से खिलाता था, उसके बारे में डिसीजन लेता है कौन, माँ बाप। और जब वह बड़ा होता रहे तब भी डिसीजन लेता रहे और चम्मच से माँ बाप ही खिलाते रहे तो क्या हो जाएगा, वो विकलांग हो जाएगा, शक्ति और ऊर्जा रहेगी नहीं। यही हुआ, सरकारी क्षेत्र का वर्चस्व रहा, हर चीज में आरक्षण मतलब उद्योगों में लाइसेंसिंग प्रणाली थी, सरकार को से हर चीज में अनुमति लीजिए तभी आप कोई कंपनी खोलिए, और लाइसेंस राज, परमिट कोटा लाइसेंस। योजना आयोग की अवधि को परमिट कोटा लाइसेंस संक्षेप में कहा जाता है। तो परिणाम क्या हुआ कि 1990 तक आते 8वीं पंचवर्षीय योजना तक आते 8वीं पंचवर्षीय योजना तक की जो आयोजना है उसको कहा जाता है आदेशात्मक आयोजना। तो योजना आयोग की भूमिका बहुत कठोर होती थी, कड़ी होती थी। लेकिन 1990-91 तक आते क्या हुआ, भारत आर्थिक संकट का शिकार हो गया। क्या हो गया, आर्थिक संकट। विदेशी मुद्रा भंडार एक सप्ताह के आयात के बराबर भी नहीं रहा, राजकोषीय घाटा बहुत ऊपर उठ गया, महंगाई बहुत ऊपर चली गई, ठीक है। और आर्थिक संकट जब होता है तो उसका परिणाम राजनीतिक भी होता है। जब घर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है ना तो भी बढ़ जाते हैं, हमारे देश में भी होने लगा। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद, आरक्षण समर्थक बनाम आरक्षण विरोधी विवाद, इसी समय यूएसएसआर का विघटन हो गया, इसी समय इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और तेल का कीमत बढ़ गया, यानी चौतरफा संकट में घिर गया कौन। तब हमारे मनुष्यों ने सोचा कि क्या किया जाए, यानी अब तक जो चाल चलन था वो ठीक नहीं था, अब योजना आयोग को बदलना पड़ेगा। योजना आयोग को खत्म नहीं किया गया, क्या किया गया, योजना आयोग के स्वरूप को बदल दिया गया। उसके बाद इंडिकेटिव प्लानिंग होने लगी, सांकेतिक योजना। लेकिन योजना आयोग को खत्म कौन करता, तो ऐसा सीएम ऐसा पीएम जो काफी मजबूत हो और कांग्रेस का नहीं हो। चाहते थे कांग्रेस के सीएम भी कि योजना आयोग खत्म हो, ठीक है, क्योंकि योजना आयोग कहाँ योजना बनाती थी, दिल्ली में, तो राज्यों की राजधानी में जो भी कांग्रेस के सीएम उनको भी तो दिक्कत होती होगी। तो लेकिन पूरा कौन करता, गैर कांग्रेसी सीएम पीएम, गैर कांग्रेसी पीएम आए कौन, नरेंद्र मोदी। और 91 में हम लोगों ने नई आर्थिक नीति अपनाई, निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया। पहले विदेशी पूंजी, विदेशी निवेश, विदेशी वस्तु के प्रति नकारात्मक रुख था शुरुआत में। अब 91 के बाद क्या हुआ, 91 के बाद क्या हुआ, पहले क्या था, विदेशी पूंजी, विदेशी वस्तु, विदेशी निवेश को डिस्करेज किया जाता था, हतोत्साहित। अब उसको प्रोत्साहित किया जाने लगा और निजी क्षेत्र को छूट दिया गया। एलपीजी की पॉलिसी अपनाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ने लगी। तो अब योजना आयोग क्या हो गया, अप्रासंगिक हो गया, ठीक है। और सुपर कैबिनेट की तरह जो कार्य करती थी योजना आयोग, अब वह अप्रासंगिक हो गई और कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आ गई। धीरे धीरे केंद्र में भी गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी, ठीक है। जब तक एनडीए कमजोर था तब तक योजना आयोग को टच नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन जब एनडीए मजबूत होकर उभरी 2014 में मोदी जी आए तो पहला काम 2014 के 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा कर दिया, अब ये प्रासंगिक नहीं रहा। और 1 जनवरी 2015 को
योजना आयोग की जगह कौन आ गया? नीति आयोग। ठीक है, तो ये है नीति आयोग के बारे में आप लोग सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। यह ब्रीफ कर देते हैं हम, योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, उसके बाद नोट डाउन करवा देंगे। पहले एक डायग्राम बना लीजिए आप लोग, उसके बाद डिटेल लिखवा देंगे। बनाइए डायग्राम, ग्रुप पर भेज दें। अब इधर देखिएगा कौन, हम जो लेक्चर देंगे। देखिए 1 जनवरी 2015 को पीसी प्लानिंग कमीशन की जगह किसका गठन हुआ? नीति। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दोनों में अंतर क्या? एक सिंपल अंतर तो ये हुआ कि 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ। किसका? नीति प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग का। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। अब ये प्लानिंग कमीशन जो था, मैंने कहा पहले भी, ये सुपर कैबिनेट की तरह कार्य करता था। इसमें केंद्र का प्रभुत्व था। ठीक है, यहाँ केंद्र में जो सरकार थी उसके पसंद के लोग योजना आयोग में होते थे, वो योजनाएं बनती थी और उनकी स्वीकृति के स्तर पर मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता था। बनाने के निर्माण के स्तर पर नहीं, केवल स्वीकृति, आप अप्रूव कीजिए। बनाने के समय राज्यों की भूमिका ना के बराबर थी। ये सुपर कैबिनेट की तरह काम कर रहा था, केंद्रीकरण का प्रतीक था। कौन? प्लानिंग कमीशन। आइए विकेंद्रीकरण, सहकारी संघवाद, टीम इंडिया की तरह कार्य करता है। कौन? नीति आयोग। क्यों? क्योंकि इसके गवर्निंग काउंसिल में, पेन चलेगा इस पर, इसके गवर्निंग काउंसिल में हो गया। इसके गवर्निंग काउंसिल में कौन? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। तो नीति आयोग जब नीति बनाता है किसी राज्य के लिए योजना, उस समय पूछता है अलग अलग राज्यों के लिए, क्षेत्रों के लिए क्या होना चाहिए, थिंक टैंक के रूप में ये समझाता है, बनाता है। कौन? नीति आयोग। उस समय योजना आयोग में राज्यों की भूमिका नहीं थी। राज्यों के सीएम को कब बुलाया जाता था? योजना बन जाती थी तब स्वीकृति के लिए एनडीसी में रखा जाता था। और ज्यादातर कांग्रेस के सीएम तो हुआ करते थे, केंद्र में भी कांग्रेस के सीएम। तो असहमति की गुंजाइश, और कोई सीएम अगर असहमत भी है तो बोलने की हिम्मत नहीं। कहा जाता है इंदिरा गांधी के बारे में कि अपने कैबिनेट में वह एकमात्र मर्द थी। समझे? अपने कैबिनेट में एकमात्र मर्द थी। उससे आगे भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस में एकमात्र मर्द थी। कौन? इंदिरा गांधी। तो ये अब नीति आयोग में क्या हो गया? सहकारी संघवाद। क्यों सहकारी संघवाद कहा गया? क्योंकि इसमें देखिए केंद्र के लोग भी हैं, उपाध्यक्ष पीएम के द्वारा नियुक्त, और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के सीएम सब है। ये क्या हुआ? टीम इंडिया हो गया। इसको टीम इंडिया क्यों कहा गया? समझ गए? टीम इंडिया तैयार, दो सहयोग होगा सब में, तो सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद क्या हुआ? संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग। ये क्या हो गया? सहकारी संघवाद। तो ये सहकारी संघवाद का परिचायक है टीम इंडिया का। और योजना आयोग उस समय की जरूरत थी जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। ठीक है, और सरकार की भूमिका सशक्त रूप से आने वाली थी, तो नव स्वतंत्र विकासोन्मुख भारत की जरूरत थी। नीति आयोग का गठन उस दौर में हुआ है जब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू हो चुका था। नई आर्थिक नीति भारत में लागू हो गई। अब योजना आयोग जैसी संस्था की जरूरत नहीं थी, तब नीति आयोग जैसी संस्था की जरूरत थी जो बताए कि क्या क्या करना है, जिससे किसी कंपनी का, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का विकास होगा। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है? ये उस समय की जरूरत थी जब भारत की एकता मजबूत नहीं थी। भारत आजाद हुआ, विभाजन भी हुआ ना। कई राज्यों के सीएम चाहते थे, कई राज्यों के मुखिया
या कई राज्यों में जो प्रभावशाली नेता थे वो चाहते थे अलग देश ही बना ले। जिन्ना एक रोल मॉडल बन गया था। कश्मीर में हरि सिंह चाहते थे अलग, हैदराबाद में अलग, जूनागढ़ में अलग, ठीक है। नागालैंड के एक नेता थे AZ फिजो, उन्होंने कहा कि आज 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से आजाद हो रहा है और नागालैंड भारत से आजाद हो रहा है। तो ऐसी सी बातें सुनने को मिलती थी, ठीक है। तो पूरे देश में जो ये असंतुलन था उसको दूर करने के लिए एक संस्था की जरूरत थी, केंद्रीय संस्था, जो असंतुलन को दूर करे। विकसित देश और विकसित क्षेत्र और विकासशील क्षेत्र के बीच जो असंतुलन है, ठीक है, लोगों के बीच समझदारी के स्तर पर जो भेदभाव है, तो वो दूर करने के लिए योजना आयोग की जरूरत थी। लेकिन अब क्या है, अब हमारा देश मजबूत हो चुका था, एकता मजबूत हो चुकी। हैदराबाद जूनागढ़ का जमाना गया, 370 भी खत्म होने वाला था, वही हुआ नहीं था लेकिन खत्म होने वाला था। तो इसलिए नीति आयोग की जरूरत आ गई। जिस समय प्लानिंग कमीशन बना उस समय पूरे विश्व में क्या चल रहा था, कोल्ड वर्ल्ड वॉर। उस समय की जो परिस्थिति थी उसका जो अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर हमारे यहाँ योजना आयोग का गठन किया गया। देखा गया कि योजना आधारित विकास के सहारे रसिया, सोवियत रूस काफी विकसित हो गया है, काफी विकसित हो गया है। लगा कि हमारे यहाँ भी हो सकता है। लेकिन शीत युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, पोस्ट कोल्ड वॉर का दौर चला। उसमें क्या हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अलग हो गई, साम्यवाद का विघटन हो गया, सरकारी क्षेत्र अपनी भूमिका छोड़ने लगा पूरी दुनिया में। चाइना में केवल राजनीतिक स्तर पर साम्यवाद, आर्थिक स्तर पर पूंजीवाद, बाजार समाजवाद कहा जाता है वो। तो अब नीति आयोग ऐसे अनुभव की उपज थी। योजना आयोग का काल जो था, उस समय देश के संसाधन का उपयुक्त दोहन करना था और देश का विकास करना था, इसलिए योजना आयोग का गठन किया। लेकिन LPG के बाद हम लोग पूरी दुनिया में घूमने लगे कारोबार करने के लिए, दुनिया वालों को भी हम लोगों ने कह दिया कि आओ हमारे यहाँ कारोबार करो। तो अब क्या, खाली देश के संसाधन पर नजर आए, पूरी दुनिया पर मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, भारत का बना खरीदो, अब भारत का बना लो, मेक इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसे भारत की जरूरत है जो विश्व के संसाधनों का दोहन कर विकसित होने की ओर अग्रसर है। पूरी दुनिया के संसाधन का दोहन हम चाहते हैं करें, जिसमें दुनिया का भी हित हो और हमारा भी हित हो। भारत ऐसा नहीं है किसी को गुलाम बनाकर दोहन करेगा, वो दौर रहा भी नहीं। तो कोई देश किसी को गुलाम बनाकर उसका दोहन करे, वो दौर नहीं रहा। और मैंने पहले ही बताया कि योजना आयोग में क्या होता था, योजनाएं बनाई जाती थी और टॉप पर योजना बनी। दिल्ली में क्या बना, योजना, और फिर NDC में CM सब आए और स्वीकृति दिया। ये कौन अप्रोच हो गया, टॉप डाउन। ये राज्यों से पूछ लिया जाता है, बॉटम अप। ठीक है, क्लीन में हो जाएगा ना, इरेज क्लीन में। तो ये टॉप डाउन अप्रोच पर काम कर रहा था कौन, प्लानिंग कमीशन। और नीति किस आधार पर कार्य कर रहा है, इसका अप्रोच क्या है, बॉटम अप, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। नीचे से योजना बना पूछ करके, के बाद केंद्र को कहा गया इतना पैसा दीजिए, ये योजना बना है हम लागू करें। नहीं समझे, समझिए ये क्या हो गया, बॉटम अप। अब पहले क्या था, ऊपर में बना दिया, लो इसको लागू करो, आप पैसा लो। समझ में आई बात, एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं। बॉटम अप समझ गए, टॉप डाउन समझ गए, क्लियर हुआ। अब भूलिएगा नहीं ना, ऊपर से नीचे की ओर नीति आयोग में ऊपर से नीचे की ओर योजना आयोग और नीचे से ऊपर की ओर नीति आयोग।
क्यों, कैसे, समझ गए? क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसके बाद योजना आयोग वित्त निधि का आवंटन भी करता था, निधि का आवंटन भी करता था और नीति निर्माण भी करता था। इसको निधि आवंटन और नीति निर्माण का अधिकार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नीति बना सकता है, लागू नहीं कर सकता। योजना आयोग लागू भी करवाता था, खरीद और पुरस्कार की नीति अपनाता था। कौन? योजना आयोग। तो नहीं लागू करे उसको पैसा नहीं दे, मान लो छड़ी मारना हुआ, जो लागू करे उसको पैसा दे। खड़ी और पुरस्कार, गुड़ खिलाना, डंडा मारना, गुड़ भी खिलाना और डंडा भी मारना। काम करोगे तो गुड़ खिलाएंगे या नहीं डंडा मारेंगे। कौन करता था ये सब? नीति आयोग का कुछ नहीं, नीति आयोग केवल बताता है ये करने से ये होगा, आपके यहाँ ये जरूरत है। नीति आयोग कंपटीशन बढ़ाता है, सूचकांक निकालता है, देखते होंगे तरह तरह का सूचकांक। क्यों? राज्यों में कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धी संघवाद, सभी अपने अपने ये राज्य के लोगों को अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं वस्तुएं उपलब्ध कराए सभी सरकार, इसके लिए सूचकांक निकालता है। कौन? नीति आयोग। समझ आई बात? प्रतिस्पर्धी संघवाद और सहकारी संघवाद दोनों को बढ़ावा देता है। कौन? 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 योजना आयोग। सहकारी संघवाद जैसी कोई भावना नहीं थी। केंद्रीकृत एकात्मक सरकार, लगता था केवल दिल्ली में इंदिरा गांधी है या राजीव गांधी है, नेहरू जी है, बाकी का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल। एक साइज जो अच्छा लगा योजना आयोग के चीफ को, वो साइज बना दिया जो उनको सूट कर रहा है, और सबको कह दिया गया कपड़ा वही पहन लो शर्ट। कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई 5 फुट है, कोई 4 फुट है, कोई 3 फुट है, सबके लिए एक ही टाइप का शर्ट। कौन काम करता था ऐसा? नीति आयोग। किसी में रखा है, पूछ लेता है कैसा चाहिए, नाप पहले से ले लेता है, उसके अनुसार शर्ट बनाता है। कौन? योजना आयोग, नीति आयोग। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ, हो गया। तो ये है, दोनों में समानता क्या है अभी बोलिएगा नहीं। अच्छा, इसमें किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बोलिए। है नहीं ना किसी को? अब समानता क्या है? दोनों संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर मतलब संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है ये? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मत कहिएगा। गैर संवैधानिक बहुत सारे किताबों में लिखा रहता है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक मतलब संविधान के विरुद्ध। संविधान के विरुद्ध नहीं है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और हिंदी में संविधानेतर। गैर संवैधानिक नहीं कहेंगे, मतलब समझ आई बात? क्या कहेंगे? हाँ, बहुत लोग गैर संवैधानिक लिखते हैं, नहीं वो ठीक नहीं है, संविधानेतर संस्था। क्लियर है? दोनों का गठन केंद्र की पहल पर हुआ है ना? मोदी जी आए, पहले उन्होंने भाषण में लाल किला से कह दिया योजना आयोग की जरूरत अब नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग। जो भी ये लागू करते हैं ना, पहले कह देते हैं। खाली नोटबंदी पहले नहीं कहा था नोटबंदी नहीं ना कहा, एक आए कह दिए 2016 को ना, 8 नवंबर 2016। लेकिन 370 भी नहीं कहा, यूसीसी में कह दिया है, सीएए में कह दिया। यूसीसी में कहा ना उन्होंने, अभी कुछ दिन पहले ही कहा ना, क्या एक घर में 2 कानून से नहीं चलता है, 2 कानून नहीं होना चाहिए। मतलब हम यूसीसी लागू करेंगे और लागू हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री लागू करके छोड़ेंगे। ठीक है, अवसर देंगे सभी को कि जो जो आपको आपत्ति है वो आके बोलिए, अवसर दिया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसा होना भी चाहिए, एकाएक थोपना उचित नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बुरा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का लॉ मुस्लिम पर थोप दिया जाएगा। मुस्लिम शादी करेगा तो वही पद्धति से कबूल है, कबूल है, कबूल है। हिंदू शादी करेगा तो 7 फेरा से,
रीति रिवाज वही रहेगा। समझ में आई बात। इन्फो सिविल कोड पर अगले सप्ताह से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, 3-4 पार्ट में पूरा क्लियर करेंगे कहाँ कहाँ क्या उसमें विवाद है, क्या असहमति है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सोचता है, सरकार क्या सोचती है, क्या होना चाहिए, सब पर हम लोग बात करेंगे अगले सप्ताह से। तो और दोनों की भूमिका क्या है? थिंक टैंक, चयन आयोग में भी थिंक टैंक हुआ करता था और नीति आयोग। थिंक टैंक क्या होता है? ये वर्ड कौन सा है? थिंक टैंक है, टैंक है। इस टैंक में पानी नहीं, पानी की जगह क्या भरा हुआ है? विचार, सोच। आप लीजिए अच्छा अच्छा विचार यहाँ ले जाइए, ठीक है। योजना आयोग भी थिंक टैंक और नीति आयोग भी थिंक टैंक। अंतर क्या था? उसका थिंक थोपा जाता था। किसका थिंक? योजना आयोग का। इसका थिंक थोपा नहीं जाता है, सलाह दिया जाता है। पता अब आपको, आप पर निर्भर है लागू कीजिए यार, या आपको आपसे पूछ कर थिंक दिया जाता था। नहीं समझे? इसमें थिंक एक तरफा था। हम जो सोचते हैं वही सही है। हम जो सोचते हैं, कौन? नीति आयोग में बोलो क्या सोचे तुम्हारे लिए, क्या समस्या है। देखिए बेसिक कंसेप्ट कैसे है दोनों का, क्लियर हो रहा है दोनों में। किताबों में इतना सरल तरीके से क्लियर नहीं किया जाता है, कल थिंक टैंक कह दिया गया। अब थिंक टैंक दोनों है तो फिर अंतर क्या है पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? योजना आयोग में एक तरफा था। योजना आयोग के सदस्य सोचते थे और उनको लागू करना पड़ता था। यहाँ मुख्यमंत्री पहले से बैठा हुआ, ठीक है। तो ये है थिंक टैंक। दोनों का संदर्भ क्या है? संपूर्ण भारत। और दोनों का गठन मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव पर हुआ है। अंतर यह है कि नीति में मुख्यमंत्रियों तथा निजी क्षेत्र की अहम भूमिका है। क्लियर है? असमानता और समानता क्लियर हो गया है? और एक तो और है कि योजना आयोग को, नीति आयोग को 2 हब्स में बांटा गया है। इसमें हम नहीं यहाँ लिखे, एक डायग्राम में समेटना था इसलिए इसमें वो अटा नहीं, बोल देते हैं आप लोगों को या बाद में लिखवा भी देंगे। नीति आयोग को 2 भागों में बांटा गया है, 2 हब। एक टीम इंडिया हब जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है, यही हुआ टीम इंडिया हब। और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? नीति, एक तो क्या हुआ? टीम इंडिया हब। ये क्या करता है? केंद्र और राज्य में समन्वय। एकदम लग रहा है ब्लड की तरह लग रहा है। नहीं नहीं बदल देंगे, रहने दो ना, क्या दिक्कत है। एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये किस 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 तरह कार्य करता है? थिंक टैंक। योजना आयोग के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। क्लियर है? हाँ क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये हो गया योजना आयोग नीति आयोग में अंतर और समानता। किसी को कुछ पूछना है? कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ते हैं। संरचना नीति आयोग की क्या है? ये तो लिखवा भी चुके हैं, बोल भी चुके हैं। क्या है? अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त। अभी कौन है? सुमन पेरी। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। विशेष आमंत्रित सदस्य में पीएम द्वारा नामित, पीएम जिसको नॉमिनेट करेंगे, बात मत कीजिए। पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम 5, अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2, पदेन सदस्य अधिकतम 4, केंद्रीय मंत्री। सीईओ केंद्र के सचिव स्तर के अधिकारी। अभी कौन है? पीवीआर सुब्रमण्यम। अभी कौन है सीईओ?
PVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम नाम से ही याद आ जाता है। यूपीएससी का अंतिम इंटरव्यू हम दिए थे तो बोर्ड के चेयरमैन बाला सुब्रमण्यम थे। तो ये है। अब नीति आयोग की भूमिका, ये सब पूरा डिटेल बता चुके हैं, लिखा चुके हैं। क्या है, आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। थिंक टैंक का है, ये क्या करता है, केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है, गरीबी बेरोजगारी उन्मूलन के बारे में नीति बनाना, सतत और समावेशी विकास पर जोर देना। सतत विकास आज पढ़ाएंगे। सतत विकास क्या है? विनाश के बगैर विकास, मतलब विकास ऐसा हो तो आफत से बचाए, विकास ऐसा ना हो कि आफत बन जाए। ठीक है। सहकारी संघवाद पर आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन। अब नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी हम लेक्चर दे ही चुके हैं। जरूरत क्यों पड़ी नीति आयोग की? योजना आयोग की त्रुटियां और सीमाएं जो थी उसी के मद्देनजर नीति आयोग का गठन हुआ ना। क्या सीमाएं थी भाई? तो प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जो था, निर्माण एवं संसाधन के आवंटन में केंद्रीकरण का प्रतीक था। क्या था? केंद्रीकरण का प्रतीक। तो पक्षपात करता था। इस पर पक्षपात के आरोप हमेशा लगते थे? नहीं लगते थे, लगते थे हमेशा। योजना आयोग कह रहे हैं, योजना आयोग की सीमाओं के मद्देनजर ही नीति की जरूरत पड़ी ना। योजना आयोग में क्या केंद्रीकरण का प्रतीक था, पक्षपात का आरोप लगता था, पक्षपात किया भी जाता था। ठीक है। और प्लानिंग कमीशन पर राज्यों के साथ पक्षपात का हमेशा आरोप लगता रहा, हालांकि अभी भी लग रहा है। ठीक है। बहुत सारे सीएम कहते हैं नीति आयोग केंद्र के हिसाब से सोचता है, सूचकांक बनाता है, लेकिन इसमें बहुत सच्चाई नहीं है। कभी कभी नीति आयोग के सूचकांक में देखिएगा, एनडीए से अलग पार्टी से शासित राज्य जो है वो ऊंचा पर रहता है, एनडीए का स्टेट जो है वो नीचा रहता है। तो इस पर आरोप लगाना उचित नहीं है। असंतुलित क्षेत्रीय विकास, योजना आयोग के काल में क्या हुआ? संतुलित क्षेत्रीय विकास नहीं हुआ। दक्षिणी राज्य क्या हो गए? विकसित। और दक्षिणी राज्यों में भी तटीय क्षेत्र विकसित, आंतरिक क्षेत्र नहीं हुआ। पंजाब हरियाणा विकसित, हिंदी पट्टी बीमारू, बीमारू फॉर बिहार, सबसे पहले बिहार ही है। ठीक है। जबकि बिहार एक जानते कि नहीं, बिहार के हर एक वर्ड से हिंदुस्तान, बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर फॉर देवाखंड, सब लोगों को मालूम है। ठीक है। तो ये हो गया था। आय की असमानता, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, महंगाई तो अभी भी है। और प्लानिंग कमीशन सुपर कैबिनेट की तरह कार्य करता था, वित्त आयोग के कार्य में हस्तक्षेप करता था। समानों में असमान, असमानों में समान, नहीं समझे? हाथी हाथी के बीच गैर बराबरी, नहीं समझे? और हाथी चूहा के बीच बराबरी, नहीं समझे? हाथी हाथी को एक टाइप का शर्ट देना चाहिए ना पढ़ने के लिए, लेकिन एक टाइप का नहीं। हाथी चूहा को एक टाइप का दे, या तो चूहा वाला हाथी को या हाथी वाला चूहा को। अगर हाथी वाला चूहा को दे दिया जाए तो क्या होगा? चूहा नंगा ही रहेगा, पढ़ नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? समानों में असमान, असमानों में समान, ऐसी कार्यशैली थी किसकी? योजना आयोग की। और अनुमानित और कल्पना पर आधारित, अनुमान लगाता था वहां से बैठ के कि एक परिवार कितना रुपया में भरपेट खा लेगा, कि वो बीपीएल नहीं हो। गरीबी किसको कहते हैं? गरीबी वह सामाजिक आर्थिक दशा है जिसमें व्यक्ति जीवन की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास को जुटा नहीं पाता है। तो योजना आयोग को लगता था कि 29 रुपया में सब कुछ हो जाता है, 30 रुपया में सब कुछ हो जाता है। अनुमानित और कल्पना पर आधारित योजना का निर्माण, क्योंकि इसमें जो होते थे केंद्र के पसंद के लोग होते थे, जो ज्यादातर दिल्ली या मेट्रो शहरों से होते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू वगैरह वगैरह में, जिनका दूर दराज के क्षेत्रों से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है भी तो दूर दराज के क्षेत्रों की जीवन शैली को भूल चुके हैं,
समझ में आ रही बात। और योजना आयोग के दौर में क्या हुआ, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, किसानों की आत्महत्या जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो परिणाम स्वरूप कहा गया कि योजना आयोग अब जो है अप्रासंगिक हो चुका है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनने लगी। तो अब केंद्रीकरण का प्रतीक योजना आयोग पूरे देश के विकास के लिए जरूरी नहीं रह गया था। समझ में आ रही बात। तो क्या आया, नीति आयोग। नीति आयोग का उद्देश्य आप लोग पढ़ ही चुके हैं, क्या उद्देश्य बताए थे, रटवाए थे ना। पहला क्या, राष्ट्रीय प्राथमिकता पूरे देश के लिए और राज्यों की प्राथमिकताओं दोनों के बीच समन्वय। दूसरा, केंद्र और राज्य हो गया, अब राज्य पर चले हैं। राज्यों के सतत विकास को ध्यान में रखते हुए सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद क्या हुआ, संघवाद में दो स्तर की सरकारें होती है, केंद्र और राज्य। दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन अब हमारे संविधान के अनुसार दो स्तर की सरकार। एक और स्तर की सरकार है पंचायत, नगर सरकार, योग। तो ये दो स्तर की सरकार, केंद्र और राज्य। महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र को शक्ति दी जाती है और अन्य विषयों में राज्यों को स्वायत्तता। तो केंद्र और राज्य के बीच सहयोग पर आधारित संघवाद जो है वह सहकारी संघवाद। और राज्य के बीच सहयोग का दो यहां लेवल है, सहयोग का दो लेवल है, एक स्टेट और एक केंद्र स्टेट। नहीं समझे, एक हो गया केंद्र स्टेट, तो क्या कोऑपरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन। एक स्टेट स्टेट, अब में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन। ये क्या हो गया, सहकारी संघवाद। कोई दिक्कत है। तो ये सहकारी संघवाद की भावना का विकास करना। उसके बाद गांव आ गया, यहाँ क्या था, राष्ट्रीय स्तर, फिर राज्य, फिर गांव। विश्वस्तरीय योजना का तंत्र विकसित करना। फिर समाज के जो वंचित लोग हैं उनके विकास के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, यानी समावेशी विकास। उसके बाद डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीति। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समान हितधारकों, संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, शोध संस्थानों के बीच सतत तालमेल। जैसे इसका मतलब समझे, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, अमेरिका का नासा है, उसके बीच तालमेल। इसरो के वैज्ञानिकों को कहेंगे देखिए नासा वाला क्या क्या कर रहा है, अभी थोड़ा सा अभी वैसा उस दिशा में आगे बढ़िए। आर्थिक नीतियों की निगरानी और आवश्यकता अनुसार समय समय पर संशोधन। अंतर क्षेत्रीय, अंतर्राज्यीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों का निराकरण। तकनीकी क्षमता, कौशल विकास, सतत विकास, संसाधनों का युक्त दोहन और विविध। ये तो आप लोग डिटेल पढ़ चुके थे, ये सारा कुछ। मुख्य ये था अंतर और समानता, ये समझ गए। कोई दिक्कत है किसी को, इसको उतारिए और उतारने के बाद वो एक अंतर इसमें लिख देना है, लिखिए, दो अंतर लिख देना है, बाकी यही रहेगा। कुछ हम लिखवा देते हैं, उसके बाद आप लोग ये उतार लीजिएगा। देखिए जो हम लिखवा रहे हैं उसके अतिरिक्त ये उतारिएगा। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर, हेडिंग बढ़ाइए। देखिए योजना आयोग के मुख्यतः दो कार्य थे। अभी आ रहा है, वर्षीय योजनाएं बनाना और मंत्रालयों और राज्यों को वित्तीय आवंटन करना। अब नीति आयोग के गठन के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। दूसरा, नीति आयोग को दो हब्स में बांटा गया है।
हब्स में HUBS हब्स में बांटा गया है। पहला टीम इंडिया हब, दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। पहला चेंज, टीम इंडिया हब का कार्य राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब का कार्य नीति आयोग को बेहतर बनाना है। योजना आयोग में ऐसी कोई संकल्पना नहीं थी, ऐसी कोई संकल्पना नहीं थी। अब यहां पर है टॉप डाउन बॉटम अप, इसको डिटेल कर देते हैं, ठीक है। देखिए, योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था, अलग पॉइंट हो जाएगा ना। योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। जबकि नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। इसका तात्पर्य यह है कि योजना आयोग में सारी योजनाएं केंद्र, ब्रैकेट में दिल्ली दीजिएगा, में बनती थी। केंद्र दिल्ली में बनती थी और उसे लागू करवाने के लिए राज्यों को भेज दिया जाता था और राज्य उसे अपने जिले और गांवों में लागू करते थे, अपने जिले और गांवों में लागू करते थे। नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री योजना बनाते समय अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं या जो समस्या उनके राज्य में है उसी के अनुरूप योजना बनवाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब योजना आयोग में क्या था, निर्माण में राज्यों की भूमिका नगण्य थी। केवल योजनाओं के बनने के बाद स्वीकृति के स्तर पर एनडीसी की बैठक होती थी जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे। नीति आयोग में क्या है, गवर्निंग काउंसिल में ही मुख्यमंत्री शामिल है। क्लियर है? बाकी ये पॉइंट लिख लीजिएगा। ये हो गया योजना आयोग नीति आयोग में अंतर, इसका ब्रीफ हो गया। अब इसका ये डायग्राम आप लोग उतार लीजिए। समझा दिए है? डायग्राम में कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं तो डायग्राम उतार लीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। समावेशी विकास पढ़ा चुके हैं, इसके बाद चलेंगे सतत विकास पर। ओके।